हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 6 चल रहा है बेटा, ये हमारा ज्योग्राफी का इंडस्ट्रीज़। इसमें हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़े थे और सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स पढ़े थे हमने। ओके, तो इसमें हमने अब ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे अहमदाबाद के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हम अभी इसमें हमारा चैप्टर में कुछ पार्ट रह गया है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इंडस्ट्रीज़। नहीं रहेगा तो you will not have this kind of industries also. So everything will stop because it is dependent on steel. Now how is the location of industry decided? So before 1800 AD क्या हुआ था? Iron and steel industry was located, कहाँ पे locate किया जाती थी? जहाँ पे raw materials मिल रहा हो, जहाँ पे आपको electricity मिल रही हो, and where you were having good continuous supply of water. But this is in the ancient days. क्योंकि तब क्या था, तब ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था, तब लोगों के पास इजी एक्सेस नहीं थी, इजी कम्युनिकेशंस नहीं थी. सो दैट इज व्हाई sorry, where there were raw materials, it was very important to set up the industries there itself. Okay, but now this is not the case. तो अब क्या हो गया है, let's see that. Okay, after 1950 क्या हो गया, वहां पे हम लोग लोकेट करने लग गए जहां पे फ्लैट लैंड हो, सी पोर्ट्स हो, ताकि हम लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके. सो व्हाट हैपेंड, द डिमांड्स चेंज्ड. व्हाट हैपेंड, द डिमांड्स चेंज्ड. आज क्या होता था, पहले क्या होता था, वी डिड नॉट बिलीव इन ऑनलाइन एजुकेशन एट ऑल. व्हाई? बिकॉज वी फेल्ट दैट देयर इज नथिंग दैट कैन बी बेटर देन क्लासरूम लर्निंग. Even today we believe in that. Nothing can substitute a classroom's learning for a child. But still अब demands change हुई, तो अब online industry flourish हुई. Online people started using education as a means to try and reach out to various category of students. Also it became easier for the students क्योंकि अब वो लोग कहीं भी बैठे at their convenience they are able to learn. They are not restricted to time or any other kind of location, right? So this kind of things they change with the priorities of time or with the changes in time. पहले जबकि हम लोग इस बेसिस पे करते थे कि जहां पे रॉ मटेरियल्स होगा वहीं पे सेटअप करेंगे, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? बट नाउ व्हाट हैपेंड दैट वी स्टार्टेड चूजिंग दोज एरियाज जहां से हमारे लिए एक्सपोर्ट इजी हो जाए, क्योंकि अब हमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना था. रॉ मटेरियल तो हम कहीं और से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज बेसिकली द क्राइटेरिया. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स लोकेशन इज डिसाइडेड. अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ देखने को मिलती है? जर्मनी, अमेरिका, चाइना, जापान एंड रशिया. दिस आर द 5 कंट्रीज यू नीड टू रिमेंबर. और इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है? सो दिस इज बेसिकली द रीजन. मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपको यहाँ देखने मिलेगी. भिलाई इन छत्तीसगढ़, बर्नपुर, दुर्गापुर बंगाल, राउरकेला ओडिशा, जमशेदपुर also in Jharkhand. Okay, so these are the areas where you have most of the iron and steel industries. अब ये क्यों है ये भी बताएंगे. बोकारो is also another place, भद्रावती. देखिए ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ना, सलेम इन तमिलनाडु, भद्रावती इज देयर, विजयनगर इज देयर इन आंध्र प्रदेश, ओके, विशाखापट्टनम, and this area in the east. So this kind of areas they have the most concentration of iron and steel industry. Why is it so? It is because यहाँ पे बहुत सारी चीजों की अवेलेबिलिटी मिलती है. एक एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है जमशेदपुर का. अब जमशेदपुर में क्या था, देखिए 1947 ये वो वाला टाइम पीरियड है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या था? इंडिपेंडेंस के पहले देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया. इमेजिन इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बट सिर्फ एक ही प्लांट था, एंड दिस वाज टिस्को. ये प्राइवेटली ओन था. इट वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आप मिस्टर रतन टाटा का सुने होंगे. सो ही इज द मैन बिहाइंड दिस.
ये 1907 में जमशेदपुर में क्या हुआ था, जमशेदपुर को पहले साक्षी वाले नेम से जाना जाता था. आफ्टर दैट इट्स नेम वाज चेंज टू जमशेदपुर. दिस प्लेस इज एट द कॉन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट. किनकी मीटिंग पॉइंट? एक सुवर्ण रेखा रिवर है और एक खरकाई रिवर है. इन दोनों मीटिंग पॉइंट पे इसको कन्फ्लुएंस कहते हैं. यहाँ पे जमशेदपुर लोकेटेड था. इस लोकेशन के वजह से यहाँ पे ये इंडस्ट्री फ्लरिश हुई थी. ठीक है. और जमशेदपुर क्यों चूज किया गया था? क्योंकि ये 32 किलोमीटर बस दूर था. कहाँ से? कालीमती स्टेशन से. कालीमती स्टेशन इज वेरी नियर टू योर बंगाल एंड महाराष्ट्र रेलवे लाइन. तो इससे क्या होता है? इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इजी हो जाता, ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाता. ठीक है. इंडस्ट्री हम लोग क्या चूज करते हैं? ये भी तो चूज करते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट्स इजिली सेल हो जाए. सो हैविंग अ मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So this Bengal area it served as a good market and that is why Jamshedpur was a good choice. उसके अलावा 2 रिवर्स थी यहाँ पे मेजर, तो वो भी एक अच्छी चॉइस थी. बाकी जोग्राफिकल लोकेशंस भी जमशेदपुर के लिए फेवरेबल थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लोजनेस में सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे, सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन. ये सब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो कि हमने पढ़ा, भिलाई या फिर उड़ीसा में राउरकेला, ये सब जगह से मिल जाते थे. एंड कोलकाता एक मार्केट की तरह सर्व करता था. दैट इज वाई जमशेदपुर वाज अ गुड ऑप्शन. टिस्को प्लांट ऑफ जमशेदपुर. इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गए, सच एज केमिकल इंडस्ट्रीज, लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी की इंडस्ट्रीज भी आ गई, केबल, वायर, ये सारी चीजें डेवलप कर गई. सो इसी से हमें ये पता चल गया कि एक इंडस्ट्री जो कि एक फीडर इंडस्ट्री के नेम से हम जानते हैं या फिर बैकबोन इंडस्ट्री कह रहे हैं, ये ओपन कर दी सारे डोर्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. आज के डेट में अगर आप जाओगे जमशेदपुर, इट इज अ स्मॉल प्लेस बट इट इज अ वेरी रिच प्लेस. ओके. It has a lot of companies also. So it is because of all these factors that Jamshedpur has been able to grow. This is an example of India. अब हम लोग कहाँ की बात करेंगे? Now we will talk about the iron and steel industry in the world. One important center. So one important center in the world is this, which is Pittsburgh. Pittsburgh is an important steel city of USA. तो ये क्यों है? क्योंकि कोल, आयरन ओर जो कि रॉ मटेरियल्स है, ये माइनसोटा आयरन माइन से मिल जाती है, विच इज वेरी नियर टू दिस प्लेस. ओके. इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रेट लेक्स वाटरवे है. अब ये ग्रेट लेक्स में 5 रिवर्स हैं बेसिकली. ठीक है. तो ये जो वाटरवे है, एक तो ये शिपिंग रूट के लिए अवेलेबल करवा देता है चीजों को, एंड सेकेंड इज यहाँ से पानी मिल जाता है इंडस्ट्रीज के लिए. तो इसके वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है. मान लो आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, अब वहां पे पानी ही नहीं मिल रहा है, what will you be able to produce? Nothing, right? So Pittsburgh has gained importance because raw material की availability है. Also यहाँ पे waterways है for transport. Third thing is water availability is also good. अब ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं? तो 5 नेम्स है, ये याद कर लेना. सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटेरियो, लेक मिशिगन एंड लेक ईरे. ओके. इनमें से सबसे बड़ी लेक जो है, सबसे लार्जेस्ट लेक जो है, दैट इज लेक सुपीरियर. दिस इज द रीजन व्हाई पिट्सबर्ग हैज बिकम द आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ यूएसए. इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स है लाइक ओहियो, मोनोगाहेला. ओके, प्लीज जस्ट रिमेंबर द नेम्स, दे आर लिटिल वियर्ड, एंड एलिगेनी. तो ये सारे जो रिवर्स हैं, यहाँ से वाटर मिल जाता है पिट्सबर्ग को, तो इसके लिए इजी हो जाती है इस इंडस्ट्री के लिए. और जो फाइनल प्रोडक्ट स्टील रहता है, इसको इस शिपिंग रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. तो इससे आपके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ थोड़ा फीजिबल हो जाता है. दैट इज व्हाई पिट्सबर्ग हैज एक्सेल्ड. ऐसा नहीं है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप कहीं और भी डेवलप कर सकते हो, बट इफ दिस फैक्टर्स आर नॉट देयर, इट माइट नॉट बी एबल टू एक्सेल. ओके. सो आपको कोई भी चीज सेटअप करनी है तो आपको उस मार्केट एरिया को स्टडी करना पड़ेगा. कल आप में से कुछ लोग जाकर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे. सो यू हैव टू कीप दिस फैक्टर्स इन माइंड व्हेन यू डिसाइड. यू हैव टू डू अ मार्केट स्टडी कि यहाँ पे क्या इस चीज की मार्केट है. अगर मैं इसे सेटअप करता हूँ तो व्हाट आर द कॉस्ट, हाउ कैन आई रिड्यूस माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? दिस इज व्हाट द प्रोफेशनल्स दे डू एंड दे गेट पेड फॉर इट.
So you have to analyze these factors so that your company, your organization, your industry, it runs on the path of success. Okay. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो बहुत हो गई बात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, बोर हो गए अब आप लोग, बट क्या करें, वी हैव टू रीड दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप ऐसे करोगे, कुछ कुछ वीडियोस देखते रहना बीच में, राइट, एंड ट्राई टू रिमेम्बर द नेम्स। कुछ क्वेरीज होती है तो कीप सर्चिंग, keep trying to find out various other things, okay, that will give you a extra interest that you might get in the subject. Now we will talk about cotton textile industry as I told you. तो cotton textile ये एक सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। जब इंडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं था, when we were under Britishers, उसके पहले when we were independent, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हमारी ये क्लॉथ वाली इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम, ये सब बहुत अच्छे थे। ओके, बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम, स्लोली पावर लूम, ये सारी चीजें आ गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई जो इंडिया नहीं कर पाया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाई आउट हो गई। इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? कॉटन, सिल्क, वुल, जूट, फ्लैक्स, क्योंकि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। 18th सेंचुरी क्या हुआ था? पहले तो व्हील्स और लूम्स पे बनाया जाता था कॉटन क्लोथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पावर लूम्स ने रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन के साथ क्या होता है, जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है वो अब नहीं यूज की जाती, और ये थोड़ा सा इंडस्ट्री को मार दे देती है। ओके, सो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है ये कोप अप नहीं कर पाई और ये थोड़ी सी पीछे चली गई। बट जिसने मैकेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर लिया, जो उसे फॉलो कर पाए, वो लोग उसके बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली उठा लिए। सो दिस वाज ब्रिटेन विच ब्रॉट अबाउट द यूज ऑफ पावर लूम, एंड उसके बाद ये और जगह में फैल गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडियन टेक्सटाइल हैड अ वेरी गुड पास्ट। इनफैक्ट जो इंडियन टेक्सटाइल थी ये बहुत ज्यादा डिमांड में थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मसलिन्स ऑफ ढाका, ये इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है, बिल्कुल मलमल सा कपड़ा होता है, विच इज वेरी हाईली वैल्यूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा मसूलीपट्टनम एरिया के एक कपड़े को चिंजस कहते थे, कैलिकोज ऑफ कैलिकट, एंड गोल्ड रॉट कॉटन, एक जरी वाले बॉर्डर की कॉटन होती थी, बरहनपुर की, सूरत की, वडोदरा की। सो ये सारे जो टेक्सटाइल्स थे इंडिया में, ये अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस थे। इवन टुडे अ लॉट ऑफ इंडियन वर्क इज अप्रिशिएटेड आउटसाइड, बट मोस्टली जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैप्चर किया तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी ये डाई आउट होने लगी। धीरे धीरे ये वापस आई पिक्चर में, but this is how the story of the cotton textile industry was. The first industry was actually established at Kolkata, अगर आप ऐसे ही देखो तो, ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर या कुछ था। एंड उसके बाद अगर मैकेनाइज्ड वाली की बात करो तो ये मुंबई में आई थी, लेकिन अदरवाइज फर्स्ट इंडस्ट्री इट वाज सेट अप एट कोलकाता। हैंड वुमेन टेक्सटाइल कॉस्टली भी होती थी एंड इट वाज नॉट एबल टू कम्पीट विद द टेक्सटाइल्स ऑफ द वेस्ट। तो जो ब्रिटिशर्स ने पावर लूम्स ले लिए थे उससे उनकी प्रोडक्शन चीपर होती थी, और जो हैंड वुमेन टेक्सटाइल जो इंडिया में बनाया जा रहा था वो बहुत ही मेहनत का काम था और बहुत ही एक्सपेंसिव भी था प्रोड्यूसर्स के लिए। सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट एबल टू कम्पीट, क्योंकि जो सस्ता मिल रहा है लोग उसे ही खरीद रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ लेट वी आर सीइंग बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, बट चाइना ने इतना पेनिट्रेट कर लिया है हमारी मार्केट को बाय प्रोवाइडिंग अस लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी आर नॉट एबल टू boycott it completely, right? So that was the case. Coming of textile industries in India, so first successful mechanized मतलब मशीन वाली टेक्सटाइल मिल मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में? 1854 में। सो दिस इज अ फैक्ट। देन इनिशियली कहाँ पे फ्लरिश हुई थी ये इंडस्ट्रीज? महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट था विच वॉज वेरी वेरी गुड फॉर क्लोथ्स। ओके, क्लोथ्स इंडस्ट्रीज दे नीड ह्यूमिड काइंड ऑफ क्लाइमेट, इसीलिए आज भी सूरत, अहमदाबाद, ये सारे रीजन्स बहुत पॉपुलर है। नॉट बिकॉज अहमदाबाद हैज अ ह्यूमिड क्लाइमेट, बट आज हम लोग इसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले क्या था, ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात में नेचुरली बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता था, सो द इंडस्ट्रीज वर सेटल्ड हियर।
but now we have moved to various places because we can create artificial humidity. अब कैसे क्रिएट करते हैं ये आप साइंस क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड, यू विल लर्न एज यू मूव टुवर्ड्स द साइंस क्लासेस। कोयम्बटूर, कानपुर, अहमदाबाद, लुधियाना, कोलकाता, चेन्नई, पानीपत इन हरियाणा, these are some of the famous cloth producing centers. कमिंग टू अहमदाबाद, इसकी लोकेशन कहाँ है तो देखिए ये यहाँ पे है, ये गुजरात रीजन में है। ये कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, साबरमती रिवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट मिल एस्टैब्लिश हुई थी आपकी 1859 में। कब हुई थी, 1859 में, ठीक है। और विच प्लेस इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, it is Ahmedabad because of its cotton and cloth industry. क्लॉथ इंडस्ट्री के वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। आज भी अहमदाबाद एक बहुत ही फ्लरिशिंग मार्केट है फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ओके, ये क्यों फ्लरिश किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेबर अवेलेबिलिटी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी यहाँ की अच्छी थी। यहाँ का लैंड जो था, टेरेन जो लैंड था, ये लो लाइंग था और सूटेबल था। क्लाइमेट भी यहाँ का आइडियल रहा है, लेकिन अब इसे बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रही है क्योंकि ये अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं कर पाया है। सो इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। इफ यू डोंट कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ देन ऑटोमेटिकली somebody will take over you. Which place is known as the Manchester of India, guys? It is Ahmedabad. Okay. कमिंग टू ओसाका, अब जैसे अहमदाबाद इंडिया के लिए है वैसे ही ओसाका जापान के लिए है। सो दैट इज वाई मैनचेस्टर ऑफ जापान, विच प्लेस इज इट, इट इज ओसाका। क्योंकि जैसे अहमदाबाद में बहुत अच्छी टेक्सटाइल प्रोडक्शन होती है वैसे ही ओसाका इज द टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। यहाँ पे क्या क्या है, वार्म क्लाइमेट है, यहाँ पे भी एक रिवर है जैसे कि साबरमती रिवर आपको कहाँ देखने को मिली, अहमदाबाद में, ठीक है। क्लाइमेट भी सिमिलर है, वार्म एंड हॉट, लेबर अवेलेबिलिटी भी थी, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे है, इसीलिए ओसाका इज मैनचेस्टर ऑफ जापान एंड अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे साबरमती की जगह योडो रिवर है, ठीक है। एंड पोर्ट फैसिलिटी भी है, इससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, प्रोडक्ट्स की सेल आउट इजी हो जाती है। कॉटन यहाँ पे कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए। जनरली आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ देखने को मिलेगी, इंडिया एंड थोड़ी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गई, यहाँ पे आपको कॉटन इंडस्ट्री अच्छी दिखेगी। Although it is an important industry, but now it has been replaced. That means which industry has been replaced? The cotton industry has been replaced by various other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। तो ये सारी इंडस्ट्रीज के डिमांड बढ़ते गए और वो वाली इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे हटती गई। कमिंग टू ऑल ऑफ दिस, अब इंडस्ट्रीज की बात कर ली, वेरियस इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात कर लिए, बट इंडस्ट्रीज से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डिजास्टर? डिजास्टर क्या होता है, सम काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, ओके, some kind of unfortunate incident. For example, फ्लड आ गए, लैंडस्लाइड्स आ गई, इनको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं? मैन मेड डिजास्टर होते हैं डिफॉरेस्टेशन के वजह से, इफ देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट अकर्स। मैन मेड डिजास्टर हो जाते हैं कि कोई इंडस्ट्री में इन्होंने ख्याल नहीं रखा एंड सम काइंड ऑफ ब्लास्ट हैपेंड। मैन मेड डिजास्टर हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़ना, ओके, क्योंकि इन्होंने खुद फोड़ा है, इट इज नॉट गिवन बाय नेचर। सो सिमिलरली इंडस्ट्रियल में कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नेम से जानते हैं। ये क्यों होते हैं, कभी कभी तो देखो टेक्निकल फेलियर हो जाते हैं। अब इतनी सारी मशीन्स हो जाती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके वजह से कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, या फिर कोई हजार्डस मटीरियल था, हजार्डस मतलब कुछ डेंजरस मटीरियल था जिसको सेफली हैंडल नहीं किया गया। सो बिकॉज ऑफ दैट नेग्लिजेंसी या केयरलेसनेस क्या होता है, एक डिजास्टर में वो कल्मिनेट हो जाता है। सो दैट इज वाई इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स शुड बी अवॉइडेड
वन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज, एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था भोपाल में, विच इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। 1984 में व्हाट हैड हैपेंड, एक बहुत ही पॉइजनस गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसायानाइट गैस, मिथाइल आइसोसायानेट गैस। ओके, ये क्या हुआ था, हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों केमिकल्स के साथ ये यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी भोपाल में, यहाँ से लीक हो गई। अब जो रेसिडेंट्स थे, अगल बगल के लोग थे, ये लोग बहुत ही भारी मात्रा में इनकी जान चली गई। ऑलमोस्ट 4000 इज द ऑफिशियल डेथ टोल। तो आप समझ सकते हो कि अनऑफिशियल कितने सारे हैं। और ये सिर्फ डेथ की बात है, आज भी आप उस एरिया में जाओगे तो मेनी पीपल आर हैंडीकैप्ड, दे हैव लॉस्ट देयर आईज, दे हैव लॉस्ट देयर हैंड्स, दे हैव बर्न्ड देयर आईज, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो जब हम लोग ये समझते हैं कि इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी, तो साथ ही साथ ये समझना होता है कि इंडस्ट्रीज के कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर अकरेंस, सेकेंड इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन दे कॉज। ओके, सो इसी तरीके से हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। इसी तरीके से चाइना में भी देयर वाज एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन 2005 एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ दिस। इसके रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वेयर वी आर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, हम लोग रेसिडेंशियल एरियाज को थोड़ा दूर रखेंगे, कोशिश करेंगे फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे, ताकि अगर कुछ भी ब्रेकआउट होती है तो अलर्ट्स हमें जल्दी मिल जाए, ताकि हम लोग उस एरिया को इवैक्यूएट कर पाए। हजार्डस